सब जानते हैं कि इंडियन अवार्ड शोज के नाम पर एक भद्दे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां हॉलीवुड के अवार्ड शोज जैसे ऑस्कर्स, ग्रैमीज, गोल्डन ग्लोब्स एक आर्टिस्ट, एक फिल्म की सक्सेस, एक सिनेमैटिक एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करता है, पूरी दुनिया के सामने उस सेलिब्रेशन को एक्नॉलेज करने के लिए इन अवार्ड शोज को ऑर्गेनाइज कराता है। And the Oscar goes to... तो इंडियन अवार्ड शोज अनफॉर्चुनेटली उस राह से भटक गए हैं जिसके लिए उनकी शुरुआत हुई थी। फिल्मों की क्वालिटी, अवार्ड की क्रेडिबिलिटी और ज्यूरी की काबिलियत से हटकर इंडिया में होने वाले अवार्ड शोज के लिए सिर्फ एक सवाल मायने रखता है कि ज्यादा से ज्यादा टीआरपी कैसे लाई जाए, ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटीज को कैसे खुश रखा जाए। और इसके लिए आज अवार्ड शोज एक बहुत बुरी हद तक गिर गए हैं। Personal remarks can be made even by me. Fun can be made even by me. You should go ahead, Ashu. No, Sajid, I won't. There's a difference. It's a TV show. Sorry. Don't interrupt. और ये कंट्रोवर्सीज, ड्रामा क्रिएट करना तो फिर भी एक हद तक एक्सेप्टेबल है, पर कुछ सेलिब्रिटीज का तो ये तक कहना है कि सारे अवार्ड शोज बिकाऊ होते हैं। और अगर पिछले कुछ सालों में कुछ स्पेसिफिक जाने माने अवार्ड के विनर्स को देखा जाए तो ये बात सच भी लगती है। जैसे बेस्ट डेब्यू अवार्ड, जो ऑलमोस्ट हर साल किसी एक ओवर हाइप नेपोटिज्म किड को दिया जाता है, जिसकी उम्मीद ना फैंस करते हैं ना क्रिटिक्स। 2011 में दबंग के लिए सोनाक्षी सिन्हा को यह अवार्ड दिया गया, जबकि मूवी में उनका स्क्रीन टाइम ही बहुत कम था। और अनुष्का शर्मा को बैंड बाजा बारात के सामने सोनाक्षी की परफॉर्मेंस कहीं टिकती भी नहीं थी। 2015 में हीरोपंती के लिए टाइगर श्रॉफ, 2016 में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को, और 2020 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अनन्या पांडे। ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स जो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स नहीं है, जिनके पास करण जौहर या राज कपूर फैमिली जैसी पावरफुल लॉबीज की बैकिंग नहीं है, जिनके पास अवार्ड्स खरीदने के पैसे नहीं है, और उनकी परफॉर्मेंसेस को, काम को सेलिब्रेट करने के लिए कोई अवार्ड भी नहीं है। पर बात यहां सिर्फ नेपोटिज्म पर नहीं रुकती। बॉलीवुड के वो अवार्ड जिन्हें पाने के लिए एक टाइम पर एक्टर्स और फैंस के बीच में राइवलरीज हुआ करती थी, जिन अवार्ड्स में इतनी क्रेडिबिलिटी थी कि 1970 में राजेश खन्ना फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीतने के बाद एक नेशनल सेंसेशन हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन गए थे। वो अवार्ड्स आज एक्टर्स के घर में डोर स्टॉपर का काम कर रहे हैं। I've never been interested in these awards. कभी कोई दरवाजे का ऊपर का वो जो खराब हो जाता था तो उसको स्टॉपर के लिए यूज करते थे। और ऐसा होना बड़ा लाजमी भी है, क्योंकि जो अवार्ड्स पहले ऑडियंसेस के वोट्स, क्रिटिक्स के ओपिनियन देखकर दिए जाते थे, वो आज सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो अवार्ड शोज में मौजूद होते हैं। So, आपकी प्रेजेंस इज लाइक अ बार्टर फॉर द अवार्ड, जिसके पास एक पावरफुल बॉलीवुड लॉबी की बैकिंग होती है। Our winner for the best debut female, Ananya Pandey. और जिसे ऑर्गेनाइजर्स के साथ नेगोशिएट करना आता है। अगर आपको अवार्ड चाहिए तो जो हमारे शो होते हैं वो आधे पैसे में कर लो। ऋषि कपूर जैसे एक्टर जिन्होंने देखा है कि एक अवार्ड को पाने में कितनी मेहनत लगती है, वो तक शौक थे कि अवार्ड नाइट जो मूवीज, कलाकारों को सेलिब्रेट करने के लिए बनाए गए थे, वो कब एक एंटरटेनमेंट का सर्कस बन गए। क्योंकि अवार्ड्स इंडियन सिनेमा में दिए नहीं जाते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। जैसे 2016 में परिणीति चोपड़ा को स्टारडस्ट ने स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया उनके वेट लॉस के लिए। लेकिन फिर सवाल ये कि आईफा, फिल्म फेयर, जी सिने अवार्ड जैसे शोज जिनकी एक समय पर एक अलग हाइप हुआ करती थी, पूरा इंडिया साल भर इंतजार करता था, पूरे परिवार के साथ बैठकर इन अवार्ड शोज को देखता था, जिसके अवार्ड विनर्स की चर्चा हफ्तों तक होती थी, वो आज इतने मीनिंगलेस कैसे बन गए? ऑर्गेनाइजर्स और स्पॉन्सर्स की ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये सब कुछ जानते हुए भी वो अपने ही अवार्ड शोज के डाउनफॉल को नहीं रोक पाए? और कैसे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की फ्रेजाइल सी ईगो की वजह से आज इंडियन अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जहां पहले सिर्फ आमिर खान अवार्ड शोज में नहीं जाते थे, अब मनोज बाजपेयी, जॉन अब्राहम, अजय देवगन, कंगना रनौत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कई एक्टर्स इन अवार्ड शोज को बॉयकॉट कर चुके हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो आखिर कब तक ये अवार्ड शो सरवाइव भी कर पाएंगे? और क्या सच में इंडिया में अभी कोई एक भी ऐसा अवार्ड है जिस पर एज अ फैन, एज व्यूअर्स, एज लवर्स ऑफ हिंदी सिनेमा हम विश्वास कर सकते हैं, जो एक एंटरटेनमेंट का सर्कस नहीं बन के रह गया है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि तुम में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, तुम्हारे लिए फ्री है, हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इन अवार्ड शोज के डाउनफॉल को तो हम स्टडी करेंगे ही, पर उससे पहले जानना जरूरी है कि वो अवार्ड शो जो आज मजाक है, एक समय पर उनकी क्या अहमियत हुआ करती थी। ये कैसे शुरू हुए, ये कैसे इतने बड़े बने, और कैसे कोई एक्टर इन अवार्ड्स को जीतने के बाद सुपरस्टार बन सकता था।
इंडिया में सेलिब्रिटी कल्चर कोई नया नहीं है। आज इतना एक्सपोजर होने के बावजूद क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्टर्स से लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो सोचो 1950s में, 60s में, 70s में जब आप अपने फेवरेट स्टार की एक झलक पाने के लिए, उसकी लाइफ के बारे में छोटी सी न्यूज जानने के लिए कितना क्रेज होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, उस समय सोशल मीडिया पापराजी कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता था। लोगों को अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए बड़े पर्दे पर थिएटर में टिकट खरीदकर, ब्लैक में टिकट खरीदकर कई बार जाना पड़ता था। तो लोगों के इस डिजायर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लाइफ ऑफ देयर फेवरेट स्टार्स को पूरा करने के लिए शुरू करी गई ऐसी मैगजीन्स जो ना सिर्फ फिल्मों के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी, पर साथ ही लोगों को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की अगली फिल्म के बारे में बताना, उनके फैशन, आउटफिट, पार्टीज की बात करना और यहां तक कि उनके रिलेशनशिप के बारे में मैगजीन में कॉलम्स लिखना। एंड देखते ही देखते ये मैगजीन्स बहुत पॉपुलर हुई, इनकी सेल्स बढ़ी, ऑडियंस के बीच में इनका क्रेज बढ़ा। ऐसे ही एक मैगजीन टाइम्स ग्रुप भी चलाता था, जिसको उस समय क्लेयर्स के नाम से बेचा जाता था और बाद में उसका नाम पड़ा द फिल्म फेयर मैगजीन। और इस फिल्म फेयर मैगजीन की सेल बढ़ाने के लिए टाइम्स ग्रुप के पास एक ऐसा आइडिया आया जो पूरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी कल्चर को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। लेट 1920s से हॉलीवुड अपने सिनेमा और आर्ट को सेलिब्रेट और एक्नॉलेज करने के लिए अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। हालांकि जब ये मैगजीन पॉपुलर हुई तो इंडिया के अंदर ऑस्कर्स के लिए इतनी कोई अवेयरनेस नहीं थी, पर दुनिया में इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होने के नाते इनके एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को, फिल्मों को रैंक करने का कोई क्राइटेरिया शायद जरूरी था। इसीलिए फिल्म फेयर मैगजीन 1954 में अनाउंस करती है इंडिया का अपना पहला अवार्ड शो, द फिल्म फेयर अवार्ड्स। और 21 मार्च 1954 को पहली बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी तरह का कोई अवार्ड शो ऑर्गेनाइज हुआ। मुंबई के द मेट्रो थिएटर में हुआ ये अवार्ड फंक्शन आज के ग्रैंड सेलिब्रेशन जैसा बिल्कुल नहीं था। इसमें ना कोई पॉपुलर इंसान इसे होस्ट कर रहा था, ना किसी सेलिब्रिटी ने आके परफॉर्म किया और ना ही 20-25 तरह की फालतू अवार्ड कैटेगरीज, बस 5 अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म। सिर्फ 5 अवार्ड्स में पूरा शो निपट गया। पर इसके बाद शुरू हुआ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक अनोखा कंपटीशन, क्योंकि इस अवार्ड शो से पहले किसी एक्टर के लिए फिल्म का हिट होना, लोगों की तारीफ मिलना ही मायने करता था। पर अब इस लिस्ट में जुड़ गई एक और चीज, अवार्ड्स। किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा, कौन बेस्ट एक्टर बनेगा, क्या लता मंगेशकर जी इस साल भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम करेंगी? ये सारे सवाल इन अवार्ड शोज के इतनी पॉपुलैरिटी के बाद फैंस के मन में, एक्टर्स के मन में साल भर रहते थे और साल के अंत में इन सवालों को जवाब उन्हें मिलता था इन अवार्ड शोज के माध्यम से। इंटरेस्टिंगली जिस साल फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुआ उसी साल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स कराने भी शुरू किए, ताकि फिल्मों की दुनिया के बेस्ट काम को सेलिब्रेट करा जा सके। जहां फिल्म फेयर अवार्ड्स के विनर को डिसाइड फिल्म क्रिटिक्स और फैंस करते थे, नेशनल अवार्ड्स के विनर डिसाइड करने के लिए सरकार द्वारा एक जूरी अनाउंस की जाती थी, जो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी फेवरेटिज्म के डिसाइड करती थी कि अवार्ड किसको मिलेगा। और इसी वजह से शायद इन अवार्ड्स के साथ एक प्रेस्टीज, एक रिस्पेक्ट जुड़ी हुई थी। इन अवार्ड्स को फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक एक्सेलेंस का बेंचमार्क माना जाता था, शायद एक ऐसा बेंचमार्क जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा मायने रखता था। एंड आने वाले समय में 1954 के बाद इन अवार्ड शोज को डिफाइन करने वाले, आइकॉनिक कराने वाले काफी मोमेंट्स मिले। जैसे लता मंगेशकर जी को जब पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो उन्होंने लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि अवार्ड पर जिस औरत का स्टैचू था उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। ऑर्गेनाइजर्स को एक कपड़े में लपेट कर वो अवार्ड उन्हें प्रेजेंट करना पड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने 12 बार ये फिल्म फेयर अवार्ड जीता और फाइनली ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करी कि उन्हें नॉमिनेट ही ना करा जाए, ताकि कोई और नया म्यूजिक डायरेक्टर आके अवार्ड जीत पाए। यही रिक्वेस्ट कुमार सानू ने भी की जब वो 5 बार लगातार बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीते। एंड ये चीजें शोकेस करती हैं कि इन आर्टिस्ट के लिए इन अवार्ड्स की कितनी अहमियत थी, और जानते थे कि किसी और को यह अवार्ड मिलेगा तो शायद फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट, एक नया टैलेंट सामने आएगा। और ज्यूरी मेंबर्स और ऑर्गेनाइजर्स कितना भी ऑनेस्ट, फेयर होने का दावा कर ले, जिस इंडस्ट्री और देश में अवार्ड्स को इतनी अहमियत दी जाती हो, वहां ये होना लगभग नामुमकिन है। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये कन्फेस करा कि 1973 में रिलीज हुई उनकी फिल्म बॉबी के लिए उन्होंने 30,000 रुपए में बेस्ट एक्टर का अवार्ड खरीदा था, जो कि शायद अमिताभ बच्चन को जंजीर में उनकी एंग्री यंग मैन वाली परफॉर्मेंस के लिए मिलना चाहिए था। तो ये फेक अवार्ड खरीदने की कहानी कोई नई नहीं है। ऋषि कपूर ने तो बड़ा दिल रखकर कन्फेस कर दिया। कितने और बड़े एक्टर्स होंगे जिन्होंने अवार्ड्स खरीदे और किसी को बताया भी नहीं। पर इसके बावजूद अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी, उनकी ऑथेंटिसिटी पर तब तक सवाल खड़े नहीं हुए जब तक हम 1990s में नहीं पहुंचे। 1990s में पहली बार इंडियन अवार्ड शोज को टेलीविजन पर दिखाया गया। 22 categories with 47 nominations. और एक क्लोज्ड, अनग्लैमरस सी सेरेमनी जो फिल्मों को सेलिब्रेट और अवार्ड करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती थी, अचानक से उसमें बहुत सारे पैसों का इंट्रोडक्शन होने लगा। टीवी चैनल्स ने ऑर्गेनाइजर से अवार्ड शोज प्रोड्यूस करने, ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स खरीद लिए, जिसके बदले उन्हें बड़े बड़े ब्रांड से पैसे मिलने लगे इन शोज में अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पैसा स्पॉन्सरशिप डील से वसूल हो जाता था। तो अचानक से वो अवार्ड शोज जो फिल्मों को सेलिब्रेट करने के लिए बनाए गए थे, वो
सडनली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल गए। एंड देखते ही देखते हर चैनल पर मानो अपना खुद का एक नया अवार्ड शो आ गया। आईफा अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड, स्टार परिवार अवार्ड, जी सिने अवार्ड, न्यू टैलेंट अवार्ड, और ना जाने कौन कौन से कितनी बार साल में अवार्ड नए ऑर्गेनाइज होने लगे। हर साल स्पॉन्सर्स का नंबर बढ़ता गया, उसके साथ बढ़ती गई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की फीस। To the 60th Britannia Filmfare Awards 2014 in association with Gores and powered by Reliance Digital. पर अवार्ड शोज का ये बिजनेस इकोसिस्टम टिका था सिर्फ एक चीज पर, और वो थी ऑडियंस व्यूअरशिप। जितने ज्यादा लोग अवार्ड शोज को देखेंगे, स्पॉन्सर्स का उतना फायदा होगा, उतनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप फीस होगी, उतनी ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग फीस होगी, और ऑर्गेनाइजर्स को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और यही वो पॉइंट था जब ये अवार्ड शोज से बदलकर एक रियलिटी टीवी पर होने वाला ड्रामा बन गए। बड़े बड़े एक्टर्स अवार्ड शोज को होस्ट करने लगे। किस एक्टर को कौन सा अवार्ड मिलेगा, फैंस का डिस्कशन इससे शिफ्ट होकर कौन किस गाने पर परफॉर्म करेगा पर ट्रांसफॉर्म हो गया। घंटों तक चलने वाले इन अवार्ड शोज को ऑर्गेनाइज करने से पहले एक फिल्म की तरह पहले कागज पर स्क्रिप्ट करा जाने लगा। Between all of us, we've possibly written every award show that exists. कौन क्या कहेगा, कौन किससे लड़ेगा, किसको स्टेज पर कैसे बुलाया जाएगा, सब प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड होने लगा। एंड लाजमी है कि ऑर्गेनाइजर्स का लक्ष्य, उनका मेन गोल अवार्ड्स फिल्मों को सेलिब्रेट करने के बजाय टीआरपी और एंटरटेनमेंट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिखाने पर होने लगा। एंड सबसे लाजवाब बात यह कि ऑडियंस को यह सब पसंद आया क्योंकि वो और ज्यादा इन्वेस्टेड होकर इन अवार्ड शोज को देखने लगे, क्योंकि अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स को एक साथ एक स्क्रीन पर देखने का इससे अच्छा मौका उन्हें शायद कभी मिल ही नहीं सकता था। याद रखो, ये उस समय की बात है जब देश में टीवी था पर सोशल मीडिया और पापराजी नहीं। इसीलिए बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के फैशन को फॉलो करने के लिए, और किसी को जब अवार्ड मिलेगा तो उसके राइवल का क्या रिएक्शन होगा ये जानने के लिए लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर इन अवार्ड्स को देखते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब पैसे कमा रहे थे, एक प्रॉपर साइकिल एस्टैब्लिश हो गया था। इसीलिए किसी का ध्यान गया ही नहीं इस बात पर कि साल दर साल ये अवार्ड्स अपनी क्रेडिबिलिटी को लगातार खो रहे थे, जिसकी चर्चा शायद सबसे पहली बार तब हुई जब आमिर खान ने बॉलीवुड के सारे अवार्ड शोज को बॉयकॉट कर दिया। 1993 में जो जीता वही सिकंदर, 1994 में हमारा ही प्यार किया, और 1995 में रंगीला जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद आमिर को किसी भी कैटेगरी में जब कोई अवार्ड नहीं मिला। एंड ये फैंस और ऑडियंस के लिए और फिल्म एक्टर फ्रेटर्निटी के लिए काफी शॉकिंग चीज था, क्योंकि जब आमिर खान ने इन अवार्ड्स को बॉयकॉट करा तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी में किसी मेन स्ट्रीम एक्टर ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। आमिर, आप तो अवार्ड शोज में जाते नहीं? अक्सर नहीं जाता हूं मैं। पर आमिर खान का बॉलीवुड के शोज को बॉयकॉट करना तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था, उसने अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी, उनकी रिस्पेक्ट और यहां तक कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं कि अवार्ड शोज का बिजनेस धीरे धीरे सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट से हटकर सिर्फ और सिर्फ पैसे पर फोकस करने लगा था। और इसी बिजनेस मेंटालिटी के चलते कुछ ऐसे काम भी इन अवार्ड शोज में होने लगे जिससे आम जनता बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। आप जरा शाहरुख खान की एक क्लिप देखिए। मुझको ये अवार्ड जरूर चाहिए, और अगर आप पैसा लेते हैं तो मैं पैसा भी दूंगा। अब शायद उस समय शाहरुख खान पैसे देकर वो अवार्ड नहीं खरीद पाए हो, पर आज हो रहे लगभग हर अवार्ड शो में यही होता है। मैं अपने अवार्ड्स वगैरह नहीं गिनता यार, 155 है। उसमें से खरीदे कितने आपने? और इस कहानी की शुरुआत भी तभी की है जब अवार्ड शोज में नया नया पैसा आने लगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स को ये तो अच्छे से पता था कि व्यूअरशिप को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इसके रूल्स बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जैसे कि सारे बड़े सेलिब्रिटीज को अवार्ड शो में इनवाइट करना है, उनके मुंह से कुछ अनएक्सपेक्टेड या शॉकिंग बात बुलवानी है, आपका अपने किसी एक्टर के साथ चक्कर है, फिर उस शॉकिंग बात के रिएक्शन से ऑडियंस की टीआरपी को एंगेज रखना है, और सबसे बड़ा दांव और यूजफुल टेक्निक कि उन बड़े सेलिब्रिटी से स्टेज परफॉर्मेंस करवाना है। और इन्हीं कुछ गिने चुने रूल्स ने ओवर टाइम जन्म दिया एक ऐसे लेन देन को बिटवीन दी ऑर्गेनाइजर्स, ब्रॉडकास्टर्स एंड दीज एक्टर्स, एक ऐसा लाजवाब ऑडियंस व्यूअरशिप मेंटेन करने का तरीका जिसकी खबर उस ऑडियंस को तब तक नहीं पहुंची जब तक कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ने खुद सामने आकर इन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया कि अवार्ड्स अब बिकने लगे। अब क्या बहुत साल से पहले बिकते हैं? अवार्ड भी एक किस्म का रियलिटी शो है और कुछ नहीं। सेलिब्रिटीज की तरफ से ये बार्टर सिस्टम बिल्कुल क्लियर था। आप हमें अवार्ड दोगे तभी हम अवार्ड शोज में आएंगे। आप अगर जा रहे हैं तो ही आपको अवार्ड देंगे, नहीं आप नहीं जा रहे तो फिर आपको अवार्ड नहीं देंगे। सो आपकी प्रेजेंस इज लाइक अ बार्टर फॉर द अवार्ड। और सिर्फ आएंगे ही नहीं, स्टेज परफॉर्मेंस भी कर देंगे। एंड यहीं से शुरुआत हुई इस बार्टर सिस्टम की, जिसने अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी को लगभग मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि शुरुआत में तो शायद एक दो बड़े एक्टर के कहने पर ऑर्गेनाइजर्स इस डील के लिए मान जाते थे, उन्हें परफॉर्मेंस के बदले अवार्ड दे दिए। फिर धीरे धीरे और एक्टर्स को भी ये डील बड़ी अच्छी लगने लगी। और अच्छी लगे भी क्यों ना, अवार्ड मिलने से अगले दिन अखबारों में, मैगजीन्स में, न्यूज चैनल पर आपका नाम आता है। और पूरे साल आपने कितनी ही खराब एक्टिंग क्यों ना
की हो, स्टेज पर अवार्ड मिलता देखकर तो आपके फैन के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़नी ही बढ़नी है। यही कारण भी था जिसके चलते झूठे अवार्ड शोज में मिलने लगे। बेस्ट एक्टर के लिए भी क्रिटिक चॉइस और पॉपुलर चॉइस की कैटेगरीज बन गई। ऐसा ट्रेंड जिसमें इंडस्ट्री के छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े एक्टर तक भागीदार थे। शेखर गुप्ता जो 13 साल तक इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं, वही ग्रुप जो हर साल स्क्रीन अवार्ड ऑर्गेनाइज कराता है, वो अपने इस आर्टिकल में अवार्ड शोज के बारे में कुछ गहरे राज खोलते हैं। शेखर गुप्ता बताते हैं कि कैसे 2004 की एक अवार्ड शो में पूरी बच्चन फैमिली ने आने से मना कर दिया क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया गया। ऐसा ही एक इंसिडेंट 2007 में हुआ जब ऋतिक रोशन को उनकी सुपरहिट फिल्म क्रिश के लिए बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया जाना था। पहली बार इंडियन सिनेमा में एक सुपर हीरो मूवी इतने बड़े लेवल पर हिट हुई थी। फैंस और क्रिटिक्स दोनों को ऋतिक की परफॉर्मेंस पसंद आई थी, इसलिए इस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं था। पर ड्रामा तब हुआ जब ऋतिक ने स्टेज के ऊपर ये अवार्ड रिसीव एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। भला क्यों? वो इसलिए क्योंकि जूरी ने उनके फादर राकेश रोशन को क्रिश डायरेक्ट करने के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं दिया। ऋतिक को उस शो में स्टेज पर परफॉर्म भी करना था जिसके लिए शायद वो ऑलरेडी लाखों की पेमेंट ले चुके थे, इसीलिए उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म तो किया ताकि सबको एटलीस्ट ये तो पता चले कि ऋतिक उस अवार्ड शो में मौजूद थे। पर उन्होंने ऑर्गेनाइजर से स्टेज पर अवार्ड लेने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो जूरी जो मेरे फादर के फेनोमेनल टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, मुझे उससे बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सोचिए एक ऐसा अवार्ड शो जिसमें उसके मेन बेस्ट एक्टर अवार्ड को रिसीव करने के लिए वो एक्टर अवार्ड शो में मौजूद तो हो पर स्टेज पर ना आए। ऑर्गेनाइजर्स के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ऋतिक ने वो अवार्ड एक्सेप्ट तो किया पर उसके बाद होने वाली पार्टी से गायब हो गए। ऐसा ही एक इंसिडेंट 2010 में हुआ जब कटरीना कैफ को स्क्रीन अवार्ड में परफॉर्म करना था। पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, सब कुछ प्री डिसाइडेड था, पर ड्रामा शुरू होता है परफॉर्मेंस से कुछ मिनट पहले जब कटरीना स्टेज पर परफॉर्म करने से मना कर देती है। फालतू के रीजन देने लगती है, टैंट्रम थ्रो करने लगती है, पर असली कारण कुछ और था। शेखर गुप्ता जब फाइनली कटरीना की वैनिटी वैन में उनको मनाने के लिए पहुंचते हैं तो कटरीना के परफॉर्म ना करने का रीजन सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। वो कहती है व्हाई एम आई नॉट गेटिंग एन अवार्ड, मुझे कोई अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा? मुझे हर साल परफॉर्म करने के लिए बुला लेते हैं पर कभी अवार्ड नहीं देते हैं। ये शब्द खुद कटरीना कैफ के मुंह से निकले थे। और जब शेखर गुप्ता ने कहा कि परफॉर्मेंस के बदले अवार्ड देने की तो हमारी कोई डील नहीं हुई थी, तो कटरीना जोर जोर से रोने लगती हैं। उनके आंसुओं से उनका मेकअप तब खराब हो जाता है और फाइनली कटरीना को चुप कराने के लिए, उन्हें संभालने के लिए और शो को बिना किसी ड्रामे के ऑर्गेनाइज करने के लिए शेखर कपूर और उनकी टीम एक पॉपुलर चॉइस अवार्ड इन्वेंट करती है जो कटरीना को दिया गया। एंड ऐसे इंसिडेंट लगभग हर साल दर साल इन अवार्ड शोज में होते रहते हैं जहां किसी इंडिविजुअल ने, जहां किसी एक्टर प्रोड्यूसर लॉबी ने शो को बॉयकॉट करने की धमकी दी हो। 2010 में रिलीज हुई माय नेम इज खान साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक साबित हुई, पर किसी अवार्ड कैटेगरी में फिल्म का कोई नाम नहीं था। ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है और पहले हुआ भी है जब एक बड़ी सक्सेसफुल पॉपुलर फिल्म जूरी को पसंद नहीं आई। पर अवार्ड नाइट से 3 दिन पहले करण जौहर ने खुद अवार्ड शो को बॉयकॉट करने की धमकी दी और फिल्म इंडस्ट्री के अपने सारे दोस्तों को भी उस अवार्ड को बॉयकॉट करने को कहा। ऑर्गेनाइजर्स को घंटों तक करण जौहर से बात करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा, पर करण जौहर ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी एक इतनी बड़ी अच्छी लाजवाब फिल्म किसी फिल्म जूरी को अवार्ड देने के लायक नहीं लगी। 3 दिनों से ही ऑर्गेनाइजर्स पर दबाव बनाया गया क्योंकि करण जौहर जानते थे कि उनके और उनके दोस्तों के अवार्ड शोज में ना जाने पर व्यूअरशिप के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और एक बार फिर ऑर्गेनाइजर्स को झुकना पड़ा और माय नेम इज खान को व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला। हाँ, ऐसे भी कुछ इंसिडेंट हुए जहां ये बॉयकॉट करने वाली टेक्निक काम नहीं आई। 2012 के एक अवार्ड शो में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाना था, जिससे शायद मेजॉरिटी लोग अग्री भी करते। पर अवार्ड शो वाले दिन फिर से एक ड्रामा हुआ जब ZNMD की पूरी कास्ट ने अवार्ड शो को बॉयकॉट करने की धमकी दी। भला क्यों? क्योंकि फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर के लिए सिर्फ बेस्ट फिल्म का अवार्ड काफी नहीं था, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, ये भी उनका मानना था, जो कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द डर्टी पिक्चर के डायरेक्टर मिलन लुथारिया को जाना था। और ना सिर्फ जोया अख्तर बल्कि फिल्म की पूरी कास्ट, उन कास्ट के दोस्तों ने उस अवार्ड शोज में आने से मना कर दिया। ऑर्गेनाइजर्स पर जोया को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देने का प्रेशर बनाया गया, पर इस बार ये टेक्निक काम नहीं आई। ऑर्गेनाइजर्स ने पहले जोया को मनाने की कोशिश करी, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो जोया के पिता जावेद अख्तर तक को कॉल किया, पर इन दी एंड इस बार ऑर्गेनाइजर्स ने अवार्ड बेचने से मना कर दिया और एक स्टाफ मेंबर ने ही फिल्म के बिहाफ पर उस अवार्ड को एक्सेप्ट किया। एंड ऐसा भी कई बार हुआ है कि जिस एक्टर को अवार्ड मिलना हो, अगर वो किसी कारण उस शो में मौजूद नहीं था तो किसी और एक्टर को जो शो में मौजूद था वो अवार्ड दे दिया गया। ये टोल में कि अविनाश मेरे को था कि फलाना फलाना अवार्ड मिल रहा है और आप जीते हो, तो मैंने बोला कि मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तो बोले अच्छा ठीक है, फिर वो अवार्ड किसी और को दे दिया। ऐसा होता है बहुत बार। I mean,
सीरियसली क्या सच में किसी अवार्ड शो में ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब ऑर्गेनाइजर्स, एक्टर्स खुद इन अवार्ड्स की इज्जत नहीं करते तो फिर ऑडियंस कैसे और क्यों करेगी? जहां पहले अवार्ड जीतने के बाद एक्टर्स की आंखों में आंसू होते तो अपनी फैमिली, अपनी टीम का, भगवान का, ना जाने किस किस का शुक्रिया अदा करते थे, आज की डेट में इन अवार्ड्स के लिए इतनी सीरियसनेस शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक बार तुम आलिया भट्ट की एक क्लिप देखो। I literally told Jitesh that when he said, you know, you're coming for my Glamour and Style Awards is happening on the 3rd, you have to come. I said, okay, I'm coming, just give me an award. Like I didn't even know which award I was getting. आलिया ओपनली एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो अवार्ड शो अटेंड करने ही नहीं चाहती अगर उन्हें अवार्ड ना मिल रहा हो तो। एंड दिस इज अ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्सेप्टिंग दिस। दिस इज द काइंड ऑफ लो जो इन अवार्ड शोज ने हिट कर दिया है। एंड अल्टीमेटली मोटा मोटा कंक्लूजन तुम ये निकाल सकते हो कि जो बार्टर डील निकाली गई थी ताकि अवार्ड शोज को और पॉपुलर करा जाए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की फ्रेजाइल ईगोज ने उस डील को इस हद तक एक्सप्लॉइट किया कि इन अवार्ड शोज ने अपनी क्रेडिबिलिटी ही खो दी। यही अवार्ड शोज एक रिस्पेक्टेड इवेंट से जो सालों तक वो बने हुए थे एंटरटेनमेंट सर्कस बदल गए। एंड सेलिब्रिटीज की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नई नई अवार्ड कैटेगरीज को बनाना, जो अवार्ड शो में मौजूद नहीं है उसको अवार्ड ही ना देना और स्टेज परफॉर्मेंस के बदले मुफ्त में अवार्ड्स बांट देना। अवार्ड्स का ये टॉक्सिक इकोसिस्टम ही है इन अवार्ड्स की कैनिबलाइजेशन और डाउनफॉल का। क्योंकि जब अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजर्स का मतलब भी सिर्फ टीआरपी से हो तो 2-3 एक्स्ट्रा अवार्ड इधर उधर अनडिजर्विंग लोगों को चले भी गए तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। कुछ अवार्ड शोज शायद ये धंधा ज्यादा करते हैं, कुछ कम, पर इसका अल्टीमेट इंपैक्ट ये है कि आज इंडिया में शायद ही कोई अवार्ड एग्जिस्ट करता हो जिसकी क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट पर हम सवाल ना खड़े कर सके। अपने जमाने में खुद बेस्ट एक्टर का अवार्ड 30,000 रुपए में खरीद चुके ऋषि कपूर ये कहते हैं कि अगर सबको ही अवार्ड देना है तो अवार्ड शोज का पॉइंट ही क्या है? एंड दिस टाइम ही इज राइट। अगर परिणीति चोपड़ा को उनके वेट लॉस के लिए स्टाइल आइकन का अवार्ड मिल सकता है तो किसी एक्टर को उसके वेट गेन के लिए क्यों नहीं मिल सकता? और ऐसे नॉनसेंस कैटेगरी रखने वाले अवार्ड शोज, सभी को खुश करने के लिए दिए जाने वाले अवार्ड्स, क्या सच में टैलेंटेड एक्टर जैसे मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स के टैलेंट को सेलिब्रेट कर भी सकते हैं? एंड इस कंट्रोवर्सी की लिमिट आज यहाँ पहुंच चुकी है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अवार्ड शोज फेक नहीं होते। I don't think that there is any corruption and I will say it for all the magazine awards. कुछ कन्फेस करते हैं कि हमने खुद अवार्ड्स खरीदे हैं। एंड जब तक सिर्फ आमिर खान इन अवार्ड्स को बॉयकॉट कर रहे थे तब तक थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट था, पर जब अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, कंगना रनौत, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर जैसे सीनियर एक्टर्स तक इन अवार्ड्स को क्रिटिसाइज करते हैं, इनकी वैल्यू को डिमिनिश करते हैं, अवार्ड भी एक किस्म का रियलिटी शो है, इनको डोर स्टॉपर की तरह यूज करते हैं। आई एम नेवर बीन इंटरेस्टेड इन दीज अवार्ड्स। कभी कोई दरवाजे का ऊपर का वो जो खराब हो जाता था तो उसको स्टॉपर के लिए यूज करते थे। तो इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी ऑनेस्टी और इनकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठने लाजमी है। पर सबसे बड़ा सवाल जो शायद थोड़े समय में हम और तुम और वोकली पूछेंगे कि क्या इन अवार्ड शोज की आज के मॉडर्न एंटरटेनमेंट जगत में जगह है भी या नहीं? क्या सच में कोई ऐसा अवार्ड बचा है जिस पर फेक होने की एलिगेशन ना लग सके? एंड क्या जितना बुरा हाल बॉलीवुड के अवार्ड शोज का है, बाकी दुनिया भर के अवार्ड शोज भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? एंड इसीलिए इंडियन अवार्ड शोज की डाउनफॉल के साथ साथ इन सब के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एक सच बात तो ये है कि टेलीविजन पर आने वाले शोज की, अवार्ड शोज की एक्साइटमेंट ऑडियंस के मन में अवार्ड्स के लिए तो कभी थी ही नहीं, क्योंकि कौन सा सेलिब्रिटी क्या अवार्ड जीतेगा वो तो वो अगले दिन अखबार में पढ़ ही लेंगे। असली रीजन तो था सेलिब्रिटीज को उनके स्क्रीन पर दिखने वाले पर्सोना के बियॉन्ड जानने की एक क्यूरियोसिटी, एक सेलिब्रिटी वर्शिप का कल्चर जो हमारे यहाँ इंडिया में शुरुआत से एग्जिस्ट करता है। क्योंकि लोगों को सिर्फ एक्टर्स की एक्टिंग में नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके कपड़े, उनका खाना, वर्कआउट, घर, उनका फैशन सेंस, बाकी सेलिब्रिटीज के साथ उनके रिलेशंस, कुछ स्कैंडल, सब जानने की जरूरत है। और 90s और 2000s में अवार्ड शोज उनकी इस डिजायर को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे थे। फिर चाहे वो शाहरुख खान को होस्टिंग करते हुए देखना हो, रेखा को अमिताभ बच्चन के साथ देखना हो, या फिर अक्षय कुमार की वो स्पीच जिसमें अवार्ड मिलने के बाद आमिर खान को वो अवार्ड दे देते हैं। बेस्ट एक्टर this year by far according to me is Mr. Amir Khan for Gajini। और इन सब के साथ थोड़े मसाला, जोक, बैंटर, कंट्रोवर्सी के साथ अपने फेवरेट स्टार्स की परफॉर्मेंसेस, यही सारे वो एलिमेंट्स थे जो इन अवार्ड शोज को एक ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग बनाते थे। पर ये बात सिर्फ तब तक सच थी जब ये ऑडियंसेस अपने फेवरेट स्टार्स को सिर्फ टीवी या फिल्मों की स्क्रीन पर देख सकते थे, क्योंकि सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। यही रीजन था कि मैगजीन्स, फिल्म मैगजीन इतनी पॉपुलर हुआ करती थी। पर जैसे जैसे सोशल मीडिया, पापराजी कल्चर से ऑडियंस का एक्सपोजर इन सेलिब्रिटीज के लिए और बढ़ा, इन अवार्ड शोज का एक इवेंट जो साल में एक बार आता था, कोई
कोई रेयर इवेंट नहीं रह गया। डांस परफॉर्मेंस से लेकर कैंडिडेट इंटरव्यूज तक जब सब कुछ पूरे साल सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कर ही रहे हैं, तो फिर साल में एक बार होने वाले अवार्ड शो की वैल्यू तो कम होनी ही थी। और आमिर खान और अजय देवगन जैसे कुछ सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव नहीं है, वो तो अवार्ड शोज में भी नहीं जाते थे। ऊपर से जब उन्होंने इन अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी के बारे में ओपनली बोलना शुरू करा, तो अवार्ड्स में लोगों का जो बचा कुचा इंटरेस्ट था वो भी खत्म होने लगा। और ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में सिर्फ इंडियन अवार्ड शोज की इमेज बदल रही थी। ऑस्कर्स और ग्रैमी जैसे फॉरेन अवार्ड शोज जो इतने ही सालों से चले आ रहे हैं, उनके अपने इश्यूज थे, जैसे नॉमिनेशन लिस्ट में डाइवर्सिटी ना होना या सिर्फ डाइवर्सिटी के लिए लोगों का नॉमिनेशन लिस्ट में इंक्लूड होना, हिप हॉप के अगेंस्ट बायस्ड होना, अवार्ड शोज के प्लेटफॉर्म बनकर अपने पॉलिटिकल व्यूज को प्रोपेगेट करना। फॉरेन अवार्ड शोज की भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। ये इस बात से ही क्लियर हो जाता है कि पिछले 10 सालों में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड शोज ऑस्कर्स का सबसे पॉपुलर इंसिडेंट कोई अवार्ड या परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि क्रिस रॉक को मारा गया विल स्मिथ का थप्पड़ है। इसलिए ये कहना भी काफी हद तक सही होगा कि सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि ग्लोबली अवार्ड शोज की रेलेवेंस, उनकी क्रेडिबिलिटी, पॉपुलैरिटी में एक भारी गिरावट आई है। पर यह बात भी सच है कि जो हाल इंडियन अवार्ड शोज का पिछले 20 सालों में हुआ है, फॉरेन अवार्ड शोज की शायद उतनी खराब हालत ना हो। हाँ, क्रेडिबिलिटी को लेकर उन पर भी इल्जाम लगते हैं, पर जितने ओपनली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने यहां होने वाले अवार्ड्स की बुराई करते हैं, खुलासे करते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड और शॉकिंग तीनों है। एंड शायद इसीलिए नेशनल अवार्ड्स को छोड़कर पूरे इंडिया में शायद और कोई अवार्ड ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में ऑडियंस और सेलिब्रिटीज दोनों केयर करते हैं। एंड ये सवाल शायद सबके मन में है, जो अब वो कुछ समय बाद पूछना शुरू करेंगे। जब इतने सारे सेलिब्रिटीज, बिहाइंड द सीन इन अवार्ड पे काम करने वाले लोग इन अवार्ड्स के बारे में इतने खुलासे कर चुके हैं, तो इन अवार्ड शोज का कोई पॉइंट बचा भी है? क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स शायद कुछ और साल इन अवार्ड शोज से पैसा कमा ले, पर इनकी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी तो ऑलरेडी खराब हो चुकी है। एंड ऐसे में शायद अवार्ड शो साल दर साल ऑर्गेनाइज तो होते रहेंगे, क्योंकि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के लिए ये आपस में मिलकर एक पार्टी करने का अच्छा मौका बन सकता है। पर इवेंचुअली उनका हाल भी शायद आने वाले समय में वो होगा जो आज शायद कॉफी विद करण का हो चुका है। एक ऐसा शो जो चल तो रहा है पर मॉडर्न रियलिटी से आउट ऑफ टच है, जिसके बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो हाल अवार्ड शोज अपना कर रहे हैं, करण जौहर भी जो 20 सालों से अपना टॉक शो चला रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अवार्ड शोज की रिडिकुलसनेस जो कई सालों से चली आ रही है, अब शायद इसका अपने पीक पर या पीक डाउनफॉल पर पहुंचना बहुत जल्द पॉसिबल है। क्योंकि अगर वही गिने चुने सेलिब्रिटीज इन अवार्ड शोज में आते रहेंगे, एक दूसरे को अवार्ड देते रहेंगे, तो कोई उनके बारे में केयर क्यों करेगा? एंड मेरी नजर में इट इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबली सैड एंडिंग फॉर समथिंग सो ग्रैंड एज द इंडियन अवार्ड शोज। पर जब खुद अवार्ड लेने वाले, अवार्ड देने वाले इन अवार्ड की इज्जत ना करे, ऑडियंस के ट्रस्ट को फॉर ग्रांटेड ले, उन्हें बेवकूफ बनाए, जब अच्छे सिनेमा को अप्रिशिएट करने से ज्यादा फोकस इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ईगो को सेटिस्फाई करने पर हो, तो अवार्ड शोज का ये हाल तो होना ही था। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि नेशनल अवार्ड्स को छोड़कर क्या ऐसा कोई और अवार्ड है इंडिया में जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो। तुम जिसके साथ बचपन में अवार्ड शोज देखते थे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे वीडियो तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।